नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आज बहुत सारी खबरें हैं। यूं तो पॉलिटिकल खबरें आजकल रोज ही काफी आती हैं, लेकिन किसी किसी दिन खबरों की विस्फोट का दिन होता है, या कह लीजिए विस्फोटक खबरों का दिन होता है। तो आज कुछ वैसा ही दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि इंडिया नाम रख लेने भर से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, इंडियन मुजाहिदीन जैसा आतंकवादी संगठन भी था, नाम में इंडिया ही था। इसकी नौबत आपको बता दें इस वजह से आ रही है क्योंकि विपक्ष ने तय कर लिया है कि किसी भी तरीके से मणिपुर का मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर करना है कि वो सदन में आए और मणिपुर के मुद्दे पर बोले। और अब एक आखिरी हथियार, जिसे आप कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार, विपक्ष के हाथ में है। उसकी इजाजत हमारा संविधान देता है और अब उसने उस हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। अविश्वास प्रस्ताव, जी हां, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है विपक्ष। बात करेंगे आगे। पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। एक बार फिर हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। आज बड़ा दिन है, बड़ी खबरें हैं। विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका भी। और प्रदीप सिंह जी से भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आपका ही स्वागत है। मैं जल्दी से जरा आज जो अहम खबरें हैं वो बता दूं, उसके बाद आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी इसकी कोई तिथि तय नहीं है, अभी ना ही स्पीकर को अप्रोच किया गया है, लेकिन यह साफ है कि विपक्ष ये चाहता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही सही प्रधानमंत्री को मजबूर करना है कि सदन में वो आए और अपनी बात कहें मणिपुर पर, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में सुबह सुबह आज ये रणनीति बनी है और ये तय कर लिया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जरिया अपनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी आज अपने सांसदों को जब मंत्र दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि इंडिया नाम विपक्ष ने भले ही रख लिया हो, लेकिन इससे किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हताश तो विपक्ष है। और लगता है विपक्ष जल्दी सत्ता में लौटने की कोई जल्दी भी नहीं है, तभी ऐसी दिशाहीन रणनीति बना रहा है। प्रधानमंत्री ने उदाहरण के तौर पर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो, इंडियन मुजाहिदीन हो, इनके नाम में भी इंडिया था। तो अगर विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो इसका मतलब यह नहीं कि देश का मानस उसके साथ हो गया। तीसरी बड़ी खबर आज की है कि अभी जुमा 4 दिन हुए, इंडिया नाम का गठबंधन बने क्या, इसमें एक बड़ी सेंध लगने वाली है। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में चर्चा है शरद पवार को लेकर एक बार फिर। क्या शरद पवार एक बार फिर खेमा बदल सकते हैं? क्या अब वो एक बार फिर अपने भतीजे अजीत पवार के साथ महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बन सकते हैं? इसको लेकर के क्या डील करने की कोशिश हो रही है, खबरें क्या कह रही हैं, वो आपको हम बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसको लेकर के हमारे पास खबर है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन पहले ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली खबर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। प्रदीप जी, क्या उसका हश्र होगा? ये तो खैर किसी को बताने की जरूरत नहीं, ब्रूट मेजॉरिटी है नरेंद्र मोदी के पास, तो ये अविश्वास प्रस्ताव आएगा, गिर जाएगा। तो विपक्ष की मंशा केवल यही लगती है कि आप सरकार को मजबूर करें बात करने के लिए, प्रधानमंत्री को मजबूर करें कि उनको सदन में आना पड़े और बोलना पड़े। देखिए, विपक्ष 2016 से 14 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, 16 से लगातार एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जिसमें नरेंद्र मोदी को घेरा जा सके। शुरुआत हुई नोटबंदी के मुद्दे से। उस पर पहले आरबीआई से गवर्नर से सवाल पूछे गए, वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से। फिर उसके बाद जीएसटी का मामला आया, फिर राफेल का मामला आया, पेगासस का मामला आया, अडानी का मामला। पिछला बजट सत्र जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सभी सत्र इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बजट सत्र सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो पूरा धुल गया अडानी के मुद्दे पर। आज अडानी का कोई नाम ले रहा है कांग्रेस से या विपक्षी दलों से? तो इतना बड़ा मुद्दा था कि आप बजट सत्र नहीं चलने दे रहे और उसके बाद उसकी चर्चा तक नहीं है। तो विपक्ष को लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें हमको प्रमाण लाने की जरूरत नहीं है। जो वीडियो आ गया है उसकी वजह से उनको लगता है कि ये लोगों के बीच में चला गया है वीडियो, लोगों ने देख लिया है, सच्चाई मालूम हो गई है, इसमें सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री को घेर सकते हैं। जब हम प्रधानमंत्री को घेर सकते हैं तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों घेरें? तो स्ट्रेटेजी जो है विपक्ष की ये है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आप मानकर चलिए कि इसका नुकसान विपक्ष को होगा। क्यों कह रहा हूं मैं? केवल मेजॉरिटी है बीजेपी की इसलिए नहीं। कम्युनिकेशन, असली चीज होती है कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करते हैं और लोग रिसीव कैसे करते हैं। इस समय भारत देश में
जितने भी लोग राजनीति में हैं, मोदी से बेहतर कम्युनिकेटर कोई नहीं है। एक समय अटल जी हुआ करते थे, उनकी सरकार 13 दिन की गिर गई, उनका वो जो भाषण था उसने 98 में उनको जिताया, जिसका इस्तेमाल किया बीजेपी ने, जो 13 दिन की सरकार गिरी। तो कम्युनिकेशन आपका ऐसा हो कि लोगों के दिल को छू जाए। तो प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री को पिछले सत्र में बोलने नहीं दिया गया था। तो जो पहली बार हुआ कि जो है, जहाँ तक मुझे याद है, सत्ता पक्ष ने जो है हंगामा किया, सदन नहीं चलने दिया कई दिन। तो इसलिए अगर ये मौका मिलता है तो फिर तो प्रधानमंत्री हर विषय पर बोलेंगे, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस में कोई एक मुद्दा होता नहीं है जी। तो उनके पास बोलने के लिए पूरा जो है वो संसार है। तो किसी भी मुद्दे पर बोलेंगे, किस मुद्दे पर कितना बोलेंगे वही तय करेंगे। मणिपुर पर ही तो नहीं बोलेंगे। अगर चर्चा मणिपुर पर होती तो गृह मंत्री को सिर्फ मणिपुर पर बोलना पड़ता, उनको जवाब देना पड़ता उस स्पेसिफिक इंसिडेंट का और जो 2-2.5 महीने से हो रहा उस सब का। अब अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये पूरी डिबेट खुल जाएगी और इसमें जो है सारे तरह के मुद्दे, इसमें पश्चिम बंगाल भी आएगा, इसमें राजस्थान भी आएगा, अलायंस, ऑपोजिशन अलायंस भी आएगा, इसमें अपोजिशन अलायंस भी आएगा। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता तो ये था कि प्रधानमंत्री को मजबूर करे बोलने के लिए। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो एक अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं मोदी को बोलने के लिए। वो दोनों को लग रहा है कि हमारी जीत हो रही है। विपक्ष को लग रहा है कि हम इसके जरिए प्रधानमंत्री को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का जवाब केवल प्रधानमंत्री दे सकते हैं और कोई दे नहीं सकता। प्रधानमंत्री को और या सत्ता पक्ष को यह लगेगा कि हमको वो प्लेटफॉर्म मिल गया जो हम चाहते थे। ऐसे तो जो है मंत्री का बयान कितनी देर होता, 5 मिनट 7 मिनट, खासतौर से उसी मुद्दे पर स्पेसिफिक होता। उसमें वो लाने की कोशिश भी करते बंगाल और राजस्थान, बिहार और दूसरे राज्य, तो उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर विषय पर बोल नहीं सकते, अगर बाहर कहीं बोलना भी चाहें तो, या आप किसी रैली में बोलते हैं, किसी सभा में बोलते हैं, उसकी भी सीमाएं होती हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मंच होगा जहां से प्रधानमंत्री भी जो चाहें फिर वो कह सकते हैं। अब जहां तक केवल टेक्निकलिटी की बात है, बाकी हमारे तो साथ बड़े वरिष्ठ जन हैं, वो आपको और बेहतर बताएंगे। 50 लोगों की जरूरत पड़ती है विनोद जी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। मैंने आपको बताया 2018 में भी आया था और बड़ी बुरी तरीके से परास्त हुआ था। वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपके पास इतनी मेजोरिटी है तो ये विपक्ष भी जानता है कि उसका हश्र क्या होना है। लेकिन जो कम्युनिकेशन की बात प्रदीप जी ने कही, मेन बात तो वो है कि आप देश को क्या संदेश दे पाएंगे। अब कितनी देर की चर्चा होती है, शायद स्पीकर के हाथ में होगा कि वो कुछ घंटे अलाउड करें या पूरा दिन अलाउड कर दें। बढ़ता रहता है वो तो, हर पार्टी को उसकी सदस्य संख्या के हिसाब से समय मिलता है। देखिए दरअसल क्या है कि जो प्रदीप जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि दोनों पक्ष इस मामले में अपनी अपनी जीत मानते हैं, देखेंगे या अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे। विपक्ष चूंकि बराबर इस पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी आए सदन में बयान दें, सरकार ने कह दिया कि गृह मंत्री देंगे चर्चा का जवाब, गृह मंत्री बोलेंगे। अब ये लॉकडाउन जो फंस गया, जो मैंने कल कहा था हर्षवर्धन जी से, हमने कहा विपक्ष इस पर कुछ नया दांव करेगा, हम लोग यही बात कर रहे थे। और वो उन्होंने विश्वास प्रस्ताव के रूप में, चूंकि वो संवैधानिक व्यवस्था है और अधिकार है विपक्ष का कि सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव ला सकता है, तो वो लाने की तैयारी कर लिया। अब जैसा प्रदीप जी भी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उसमें फिर प्रधानमंत्री जी को ही जवाब देना है और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। और ये भी सही है कि प्रधानमंत्री जी से बेहतर संप्रेषण करने वाला कोई नेता इस समय देश में नहीं है, पार्लियामेंट में तो है ही नहीं। उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि वो तथ्यों को अपने हिसाब से रखेंगे, पेश करेंगे और रेंज जो होगी इश्यूज की, उसकी कोई सीमा नहीं होगी, किसी भी बोलेंगे। लेकिन अब इसका एक सवाल में है कि ये अगर ये सारी चीज़ें सच हैं तो विपक्ष क्या करे। विपक्ष भी अपने हिसाब से बोलेगा, वो भी अपनी बात करेगा, वो भी रखेगा, मीडिया में दोनों की बातें आएंगी, सरकार की भी आएंगी, विपक्ष की भी आएंगी। तो ठीक है, जिसको जो लेना होगा वो लेगा। इसलिए मुझे लगता है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार भी अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रख पाएगी और विपक्ष को मालूम है अविश्वास प्रस्ताव गिरना है। भाई कहाँ 303 क्या, अगर एनडीए भी जोड़ दिए 328 325 के आसपास आंकड़ा हो जाता है, और कहाँ बमुश्किल 142-43 सांसद हैं सब मिला करके अगर लोकसभा में देखो। तो अविश्वास प्रस्ताव का सिर्फ सांकेतिक महत्व ये है कि उस पर चर्चा होगी। हो सकता है एक दिन पूरा दिन चर्चा हो या 2 दिन चर्चा हो, दूसरे दिन आखिरी प्रधानमंत्री बोले तो लीडर पोजीशन शुरू करेंगे प्रधानमंत्री, उसको जो है अब लीडर पोजीशन शुरू करेंगे। लीडर पोजीशन हमारे अधीर रंजन सरकार जो चौधरी जो लोकसभा में है, उनकी संप्रेषण कितना बढ़िया है वो हम सब जानते हैं
कि वो सेल्फ गोल करने वो सेल्फ करने के गोल कर माहिर देंगे, हैं। क्या बोल जाए पता नहीं। उनका मन कहीं बंगाल पे बोलने का ना कर जाए। हाँ, हो सकता है कि वो बोल सकते हैं। हो सकता है वो बंगाल पे ही बोलने लगे। सरकार को घेरने की बजाय वो अपने अपोजिशन को ही घेर ले, कोई भरोसा नहीं है। तो ये भी बड़ी विपक्ष की समस्या लेकिन विपक्ष है। के नजरिए से अगर सोचें तो आपको ये कारगर रणनीति लगती है? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है विपक्ष के पास। या तो आप ऐसे धुल जाने दीजिए सत्र विपक्ष को। के नजरिए से या तो आप ये अपने सर पर इल्जाम लीजिए कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं हम, और या आप गृह मंत्री की जो अपील है उसको मान करके सदन में आइए और उनकी बात सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी का नाम को मत करिए, या फिर ये रास्ता है। तो ये रास्ता एक तरह से विपक्ष के लिए फेस सेविंग भी है कि भाई हमने अपनी बात कही, हमने अपना मत रखा और प्रधानमंत्री जी को हमने बाध्य किया सदन में आने के लिए और बोलने के लिए। अब वो प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से निश्चित रूप से जब बजट होता है या कोई भी राष्ट्रपति का भाषण होता है तब भी प्रधानमंत्री जी नैरेटिव सेट करते हैं जी। और अल्टीमेटली उनका नैरेटिव सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो ये विपक्ष भी जानता है, और मौका बराबर का है। खैर, अब नहीं, बराबर। विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री जी नहीं, आपने ये आर्टिकुलेट ठीक कर दिया मेरे लिए कि विपक्ष के पास तीन चॉइसेस थी, आप कह सकते हैं। एक, ये इल्जाम ले कि आप सदन नहीं चलने दे रहे। दूसरा, आप संतुष्ट हो जाएं कि छोटी चर्चा करा लीजिए, गृहमंत्री उसका उत्तर दे देंगे। या आप ये मैसेज कन्वे कर पाए कि हमने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। अब उस डुअल में, उस जंग में कौन बाजी मार ले जाए, वो परसेप्शन की लड़ाई है। जाहिर है उसमें इस वक्त ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री शायद आगे दिखते हैं अगर केवल आप टूल की बात कर लें, कम्युनिकेशन एज अ टूल की बात कर लें। लेकिन मौका बराबरी का है दोनों मौका बराबरी का है, गठबंधन विपक्ष के भी पास। जानता है कि प्रधानमंत्री जी के जैसा कम्युनिकेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, वो तो लड़ते हुए दिखना चाहता है कि हम लड़ रहे हैं। लड़ते हुए दिखना चाहता है। हर्षवर्धन जी, अब इस लड़ाई का अंजाम तो हमको मालूम है खैर क्या होने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नैरेटिव, मतलब मेरे नज़रिए से नैरेटिव ही गलत है कि प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया। विपक्ष सर के बल खड़ा हो जाए, प्रधानमंत्री को मजबूर नहीं कर सकता है। ये तब भी उनको पता था जब प्रधानमंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री थे और यहाँ यूपीए की पूरी सत्ता थी, पूरी ताकत लगा ली। लेकिन नरेंद्र मोदी को मजबूर कर देगा कोई, कितना भी भारी विपक्ष हो, ये संभव नहीं है। और आज का विपक्ष तो बिल्कुल संभव नहीं। ये आप अगर देखें, इतना संवेदनशील मुद्दा, और अब आज की तारीख में देश के लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट है। आज भी सदन की जितनी कार्रवाई जा पाई होगी टुकड़ों में, पीयूष गोयल कह रहे हैं भैया चर्चा कर लो, संवेदनशील मसला है। अमित शाह, कल हम लोग इसी बहस में थे, कहानी कुर्सी की में, वो खूब चला है, खूब व्हाट्सएप पे चल रहा है, लोगों के बीच में चल रहा है कि गृह मंत्री बोल रहा है भाई आप क्या कहते हैं, हमला करते हैं भाजपा पर तो क्या कहते हैं। दो लोग चलाते हैं ये सरकार, बस मोदी से लेकर शाह पर खत्म हो जाता है। तो अमित शाह ही तो जवाब देने आ रहे थे। इसका मतलब कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जब कहते हैं कि नैरेटिव की लड़ाई हम लड़ेंगे, तो मणिपुर पर क्या आप कोई अभी तक विपक्ष की तरफ से क्या कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, कोई फैक्ट, कोई ऐसी बात आ पाई है? अभी तक नहीं आ पाई है। ये कहां आना चाहिए? जब संसद सत्र शुरू हो गया तो सदन में आना चाहिए। सदन क्यों नहीं चल रहा है? नियम के फेर में फंसा हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं सरकार नहीं चाहती बहुत बड़ी बहस हो, 2.5 घंटे की शॉर्ट ड्यूरेशन की बहस अगर हम रूल 176 के तहत गए, वो भी वही है, उसका भी ऑब्जेक्टिव वही है कि ऐसा कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर है उसको सामने लाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि चाहे ये हो अविश्वास प्रस्ताव या ना हो, वो बोलेंगे जरूर। मुझे अब ऐसा लगता है, और आज जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि वो बोलेंगे जरूर। लेकिन क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? क्या यह संभव है कि इस तरह के मसले पर जो सीधे गृह मंत्री की जवाबदेही होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट चीफ मिनिस्टर, सदन में होम मिनिस्टर खुद प्रस्ताव दे रहा है और आप सुनने को तैयार नहीं? अच्छा तो यह होता गृह मंत्री बोलते, विपक्ष कहता, फिर कहता है कि नहीं हमारी कुछ रह गई है, हम पीएम से भी सुनना चाहते हैं। लेकिन सही तरीके से विपक्ष नहीं चल रहा है। विपक्ष को सिर्फ हंगामा करना है। विपक्ष को हर सत्र के पहले गांधी जी की प्रतिमा के नीचे चाय पीना है, शेरो शायरी करना है, तमाशा करना है। यह देश देख रहा है, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी कि संजय सिंह को निलंबित किया जाता, वो ये हंगामा करते। नहीं, जैसे आपने खुद ही कहा कि आप कि प्रधानमंत्री भी अब शायद बोलें, आपको ऐसा लगता है? भाई विपक्ष ने अपनी तरफ से ये मान रखा, चुनावी वर्ष में हम हैं, प्रधानमंत्री से कम कुछ मंजूर नहीं जवाब के तौर पर। गृहमंत्री आते अपना जवाब दे जाते जैसा आपने कहा, लेकिन उसमें वो माहौल नहीं बनता ना। हाँ, ठीक बात है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब सदन शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र किया, मुझे आज तक कोई पीएम का स्टेटमेंट नहीं याद है जो अनायास या यूं ही पीएम ने बोल दिया हो। उन्होंने तय किया होगा कि मुझे बोलना है। और विपक्ष एक तरह से कहें कि जिस तरह से पीएम बोले उसी की बात कर रहा है। मुझे वो सारे दृश्य याद आ जाते हैं 2014 मई के बाद से अब तक, जब पीएम बोलने खड़े हुए और क्या नैरेटिव हो गया, किस तरह से हवा हो गए, ध्वस्त हो गए। और वो हर नैरेटिव में हमने देखा।
अब ये बड़ा अवसर था, विपक्ष इसको पूरी तरह से 2.5 महीने 3 महीने बहुत होता है, एक राज्य में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही, चाहे उसका जो कारण हो, बीरेंद्र सिंह अफीम की खेती के खिलाफ लड़ रहे हो, मैती कुकी का हिस्टोरिकल संघर्ष हो, जो भी वहां स्थिति हो, लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी थी? वो लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं क्या? और जिस दिन ये सब हुआ है, आप ध्यान से देखिए तो पूरी कोशिश पिछले कुछ समय में है कि राहुल गांधी की छवि बहुत बड़ी कर दें। अब वो भी नहीं हो पा रहा है तो आपको लगता है कि पीएम को खींच ले नीचे। अब दोनों में सफलता अगर आपको नहीं मिल रही है और देश ये देख रहा है कि अपनी मुश्किलों से आप उसको सदन की कार्रवाई पर रोक दे रहे हैं या पूरी तरह से धुल दे रहे हैं, तो क्या उसकी नजर में ठीक मैसेज जाएगा? ठीक है, जो बात प्रदीप जी ने कही, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं उसमें एक बात ये जोड़ दें, प्रदीप जी ने जो शुरुआत में कहा कि भाई एक मुद्दे की तलाश थी और एक ऐसा मुद्दा है जिसमें आपको कुछ साबित नहीं करना, चौकीदार चोर है, आपको साबित करना पड़ता कि कुछ गलती हुई है उसमें, डील में कुछ गलती है। यहां आपको दिखाई दे रहा है पीएम के खिलाफ नहीं है ये मुद्दा जो है, मैं वही कह रहा हूं। आज हर्षवर्धन जी, आज इस देश में सब कुछ प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। ये ठीक है, ये तो पीएम के खिलाफ, आप कुछ भी, पीएम के खिलाफ चाहे सीधा लेना देना हो या ना हो, विपक्ष उसको पीएम के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर पीएम के खिलाफ नहीं बनाएगा तो उसको पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का इस्तीफा अगर विपक्ष करवा लेता तो हम कहते हैं कि सरकार को मजबूर कर दिया। इस सरकार में इस्तीफा इस तरह से विपक्ष के दबाव में अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो इसलिए और ऐसे समय में जब 2.5 महीने से अशांति हो, एमजे अकबर का मीटू पर नहीं वो विपक्ष के दबाव की दबाव में वो दूसरा के दबाव में जो भी हुआ है, एक हुआ है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर से हुआ हो ऐसा नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल प्रेशर, हाँ जो भी है, एक दबाव उस वक्त, लेकिन जो है ये सरकार झुककर कोई फैसला नहीं करती। उसको अगर किसी को हटाना भी होगा तो अपना समय तय करेगी, अपने समय के हिसाब से जो है फैसला करेगी, हटाएगी या नहीं हटाएगी। लेकिन अगर मैं हर्षवर्धन जी की बात सही से समझ पाया तो मतलब आप मणिपुर के मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते, मणिपुर की लड़ाई मणिपुर के स्तर पर लड़ी जानी चाहिए, संसद और प्रधानमंत्री के स्तर पर। आप बात नहीं समझ रहे। बात यह है कि लड़ाई तो 2024 की है, सही, ये मणिपुर से मतलब नहीं है विपक्ष को कोई, वो तो वीडियो मिल गया है इसलिए है। 2.5 महीने से क्यों नहीं इसकी चर्चा हो रही थी मणिपुर की? इस स्तर पर विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा था? क्यों नहीं पूरे देश में जो है आंदोलन खड़ा करने की कोशिश हो रही थी? वो वीडियो ना आया होता तो आज ये भी ना होता। तो फिर कह रहा हूं कि अवसर लग रहा है विपक्ष को कि प्रधानमंत्री को घेर सकते हैं। हर ऐसा मुद्दा जिसमें विपक्ष को लगता है कि इसके जरिए प्रधानमंत्री को घेर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है। और मैं कह रहा हूं कि ये बहस होगी, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव आता है, उस पर चर्चा होती है, प्रधानमंत्री का जवाब होता है, तो उसके बाद विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं बचेगा इस मुद्दे का। अगर वो आंदोलन मुख्यमंत्री को हटाने का चलता रहता तो उसके पास मुद्दा बना रहता कि प्रधानमंत्री भाग गए, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री के पास कुछ छिपाने के लिए था, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। तो वो मुद्दा उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन प्रधानमंत्री का जवाब आएगा। उसके बाद विपक्ष को फिर से नए मुद्दे की तलाश में निकल जाना पड़ेगा। अभी तो ये तय नहीं कि प्रधानमंत्री को के बोलने में कोई अवरोध होगा या नहीं होगा, कहीं उसमें भी शोर शराबा हो। अभी वो तो होगा। देखिए, हर तरह से हम लोग विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार को ऐसा बरी करना है। सरकार बहुत पाक साफ है भाई। ये भी सत्य है कि 70 दिन तक प्रधानमंत्री जी नहीं बोले मणिपुर पर, ये सच है। बोले जब वो वीडियो है तभी वो भी बोले, तभी विपक्ष नहीं मांगा, तो वीडियो एक वो बना। दूसरा, ये बात सही नहीं है, विपक्ष ने लगातार मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। तब संसद नहीं चल रही थी, संसद के बाहर जितने फोरम थे वहां पर इस्तीफा मांगा गया है मुख्यमंत्री का, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांगा गया। सहमत हूं, मणिपुर की बात नहीं कि विपक्ष ने ये सही नहीं, लगातार की है। अब आंदोलन की जहां तक बात है कि पूरे देश में आंदोलन हो जाए, तो किस मुद्दे पर कब कहां देश में पूरे विपक्ष की, पुराने विपक्ष ने हमेशा संसद में विपक्ष इस तरह का विरोध पैदा करता रहा, कोई भी विपक्ष हो हमेशा। क्या 2G को लेकर के पूरे देश में कोई आंदोलन हुआ था? संसद ही ठप की गई थी। तो और भी बहुत सारे मामले हैं। तो ये कहना, अच्छा विपक्ष क्या करे? विपक्ष हाथ जोड़ के बैठ जाए, राम राम करने लगे, हाँ बहुत अच्छा, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मणिपुर में जो है बहुत सब शांति है। तो विपक्ष भी अपना मौका तलाशता है। जब लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में यही तो है ना, यही रास्ता किसी चलती है। इसी से सरकार भी भले वो दबाव में प्रत्यक्ष रूप से ना आए, लेकिन उसमें एक दबाव आंतरिक रूप से बनता है कि आगे अपने आचरण में वो थोड़ा सा सुधार लाए, चाहे कोई सरकार हो। विपक्ष, ठीक है, ये बात सही है कि मान लीजिए मोदी जी की सरकार विपक्ष के दबाव में नहीं आती है और कोई इस्तीफा नहीं लेती है,
ठीक है, बाकी सरकारें आ जाती थी, ले लेती थी इस्तीफा। यूपीए की सरकार तो बहुत ज्यादा आ गई थी विपक्ष के दबाव में, इस्तीफे ही धड़ाधड़ होते रहे। अटल जी ने भी बूटा सिंह का इस्तीफा ले लिया था। तो अब ठीक है, हर सरकार का अपना तरीका होता है, लेकिन क्या लोकतंत्र में सरकार को इतना अड़ियल भी होना चाहिए क्या? ये भी तो प्रश्न उठता है। मान लीजिए विपक्ष, केवल इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको अड़ियलपना कहां दिखा? अड़ियलपना यही है कि भाई अगर प्रधानमंत्री सदन के बाहर बोल सकते थे तो सदन के अंदर भी कहते हैं ठीक है, हम चर्चा में जवाब दे देंगे। भाई ऐसा है कि सदन के बाहर कोई कुछ भी बोल सकता है, संसद जब शुरू होती है, प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो या किसी दल का नेता हो, सदन चलेगा सदन के नियमों से। जब सरकार की ओर से सीधा प्रस्ताव है कि पहले गृह मंत्री का बयान होगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी और विपक्ष उसके बाद गृह मंत्री से सवाल पूछना चाहेगा तो सवाल पूछ सकता है। विनोद जी, कम से कम मणिपुर पर सरकार बात नहीं करना चाहती फिलहाल, आप ये इल्जाम एक उदाहरण दूं मैं आपको। 2G पर मनमोहन सिंह ने जवाब दिया था और विपक्ष के कहने पर जवाब दिया था, जबकि मामला था कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का, और उन्होंने उसी में कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे और सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के नहीं, वो फैसला कैबिनेट से हुआ था जिसमें मनमोहन सिंह थे। नहीं, वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से आया था, मिनिस्टर से आया था, लेकिन हाउस में मनमोहन सिंह ने कहा उसके अलावा कि हम इसकी जांच कराएंगे, उसके अलावा जवाब दिया था उन्होंने। सीएजी की रिपोर्ट थी और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था उसकी जांच। सुप्रीम कोर्ट में बाद में आया है, बाद में नहीं आया है। संसद में जो हुआ है, जेपीसी की मांग को लेकर हल्ला मच रहा था। अच्छा, और हम संसद कवर कर रहे थे उस समय, ब्रेक का वक्त हो गया है। उस वक्त मनमोहन सिंह ने खुद आगे जवाब दिया। एक आपको ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, एक लाइन में ये भी नहीं रहा। एक लाइन में एक सप्लीमेंट्री, हम लोग दरअसल सरकार की पॉलिसी और प्रधानमंत्री या सरकार के ऊपर लगने वाले आरोप को मणिपुर की इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। संसदीय कार्य प्रणाली में किसी राज्य में कोई भी गंभीर से गंभीर स्थिति होती है, उस राज्य की सरकार जवाबदेह होती है, वहां का मुख्यमंत्री जवाबदेह होता है, और उसके बाद गृह मंत्री से उसके बाद सवाल पूछा जाता है। प्रधानमंत्री से सवाल तो किसी भी मुद्दे पर पूछा जा सकता है, हर मुद्दे पर, लेकिन अगर आप कहेंगे कि इस पे बोलना मैंडेटरी है तो संवैधानिक तौर पर ऐसा उदाहरण नहीं दिखता। मणिपुर पर नहीं बोले प्रधानमंत्री, बंगाल पर कब बोले प्रधानमंत्री? मैंडेटरी मारे गए, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को तो थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा ना। और आमतौर पर जो सरकार से अपेक्षा होती है कि भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होती है लोकतंत्र में। आपका कहना है कि विपक्ष के पास भाई संवैधानिक अधिकार है, वो ला सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री जवाब भी दे देते तो बात खत्म हो सकती थी, लेकिन वो माहौल देश में इस वक्त है कहां कि हम ये कहें कि भाई दोनों तरफ से आप मिलजुल करके कोई फैसला कर सकते हैं। बहरहाल आगे जब हम बात करेंगे तो बात होगी कि आखिर आज प्रधानमंत्री ने खासकर दो जो तुलनाएं की इस इंडिया गठबंधन की, इस नाम की, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाहर चल के जो हम बाहर निकल करके जो संसदीय दल की बैठक में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और साथ साथ नाम तो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन ही था। इस तुलना पर विपक्ष आग बबूला है, उस पर भी हम बात करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या बोले वो भी आपको दिखाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।